गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रिंकी स्वागत करती हूँ आपका स्टडी विद सीरीज से यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा करंट का सेशन होगा। इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए तो हम अपना आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले लोकायुक्त पद का सृजन किया? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है गुजरात और डी है आपका उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इसके बारे में जान लेते हैं। तो लोकायुक्त क्या होता है? लोकायुक्त किसी राज्य में भ्रष्टाचार से निपटने का एक प्रभावी पद है। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। लोकायुक्त के पद का सृजन जन साधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के साथ लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधित शिकायतों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जांच व अन्वेषण करने हेतु किया गया था। लोकायुक्त पद का सृजन क्यों किया गया था? तो यह है कि पहला तो यह जनसाधारण को एक स्वच्छ प्रशासन प्रदान करना। दूसरा, जो लोक सेवक भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं और जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, उनकी शिकायतों का और उनके लिए निष्पक्ष रूप से अन्वेषण और जांच करना। इसके लिए इस पद का सृजन किया गया था। तो सर्वप्रथम मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग 1996 ने केंद्र के स्तर पर लोकपाल और राज्य के स्तर पर लोकायुक्त के गठन की क्या की थी? सिफारिश की थी। तो आपको ये पता चला गया लोकायुक्त कहाँ के लिए होता है? तो राज्यों के लिए होता है। ठीक, इसके मतलब पिछले 2020 में केंद्र सरकार ने 12 राज्य ऐसे हैं जिनमें लोकायुक्त नहीं है। लोकायुक्त का पद क्या है? रिक्त है। केंद्र सरकार ने उन्हें राज्यों को बोला है कि वो लोकायुक्त का पद जल्दी से जल्दी भरें। अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर 28,000 साल से दबे हुए शावकों की खोज की गई? ऑप्शन ए है नॉर्वे, बी है साइबेरिया, सी है अंटार्कटिका और डी है ग्रीनलैंड। तो इसका आंसर होगा आपका बी, साइबेरिया। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये खोज हाल फिलहाल में नहीं की गई, लेकिन इसे चर्चा में रहा है। 2017-18 में रूस के साइबेरिया में दो शावक मिले थे। ये शावक 28,000 साल पुराने साल एक बर्फीली गुफा में दबे रहे। मतलब ये जब मिले थे तब 28,000 साल बाद ये शावक मिले थे। इसके बारे में क्या है इस समय? अब मतलब ये है कि 2017-18 में तो ये मिले थे, तभी अंदाजा लगाया गया था कि ये दोनों शावक भाई बहन हो सकते हैं और इनकी उम्र में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। लेकिन अब जब इसका पता लगाया गया तो इसमें जान लेते हैं। इस समय अंदाजा लगाया गया था कि शावकों इन शावकों की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, लेकिन हाल ही में कार्बन डेटिंग मेथड से इनकी उम्र का पता लगाया गया तो दोनों की उम्र में 15,000 वर्ष का अंतर है। दोनों शावकों की उम्र में 15,000 का अंतर है। और ये मिले कहाँ हैं? तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में मिले हैं, जो कि बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ तापमान बहुत कम रहता है। ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि कोई पेड़ पौधे या कोई भी मृत जीव जो मतलब वहाँ दब जाता है, वो अपनी उसी अवस्था में रहता है। इसीलिए इन शावकों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही शावकों की दशा एक जैसी थी, तो उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये दोनों की उम्र में कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन अब जब कार्बन डेटिंग मेथड से इसका परीक्षण किया गया है तो इनकी उम्र में 15,000 वर्ष का अंतर आया है और ये 28,000 साल पुराने तो निकाले गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान क्रांतिकारी मातंगिनी हजारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह गांधीवादी विचारों में विश्वास रखती थी। दूसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनने काफी सक्रिय भूमिका निभाई। तो ऑप्शन है इसके केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। जानते हैं इनके बारे में।
तो ये अभी चर्चा में क्यों रही हैं? अभी चर्चा में रहने का कारण ये है कि 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया था। उसमें उन्होंने जो मातंगिनी हजारा है उनको असम की एक क्रांतिकारी महिला बताया था, जिसको लेकर वो अभी चर्चा में रही है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से थी। जान लेते हैं इनके बारे में। तो मातंगिनी हजारे एक भारतीय महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इन्हें बंगाल में प्यार से गांधी बूढ़ी कहा जाता है। गांधी बूढ़ी उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1869 में पश्चिम बंगाल के तामलुक के निकट होगला नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। तो यानी कि ये पश्चिम बंगाल की थी, जिनको कि मोदी जी ने कहाँ का बता दिया, असम का। इन्होंने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और नमक कानून तोड़ने के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक, आगे जानते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका, फोर्टिफाइड राइस का मतलब हर जिले में चावल पर्याप्त भंडार करना। दूसरा, फोर्टिफाइड चावल का वितरण पीडीएस, आईसीडीएस और एमडीएम आदि कार्यक्रमों के तहत किया जाएगा। तीसरा है इससे देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने में क्या होगा, मदद मिलेगी। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा इसका बी, 2 और 3। पहला गलत है, तो इसको जान लेते हैं क्या है, क्यों गलत है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले से ऐलान किया है कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार गरीबों को फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध कराएगी। तो जान लेते हैं फोर्टिफाइड राइस क्या होते हैं। ये फोर्टिफाइड राइस पोषण से लड़ाई में सहायक होंगे। कुपोषण में होगा, कुपोषण से लड़ाई में सहायक होंगे। भारत में कुपोषित महिलाएं और बच्चों में कुपोषण जो है विकास में बाधक है। अब जान लेते हैं फूड फोर्टिफाइड राइस क्या है। वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन में फूड फोर्टिफाइड क्या होता है, जिसमें भोजन में आवश्यक तत्व जैसे विटामिन और खनिज की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से बढ़ा दी जाती है। आगे जानते हैं इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य आपूर्ति पोषण गुणवत्ता में सुधार करना। इन चावलों के लिए इन फोर्टिफाइड राइस की जो योजना चलाई गई है, इसका उद्देश्य है कि खाद्य आपूर्ति में गुणवत्ता लाना। दूसरा, फोर्टिफाइड चावल में क्या होगा, तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी1 और विटामिन बी12, फॉलिक एसिड और आयरन, जिंक आदि ऐसे पोषक तत्व पाए जाएंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 107 देशों में से भारत का 94वां स्थान है, जो कि सीरियस हंगर श्रेणी में आता है। तो भारत एक सीरियस हंगर श्रेणी में है। इस योजना को पायलट योजना के रूप में 15 राज्यों में शुरू किया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है कि आपको इन 15 राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि किन किन राज्यों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है। इनका आंसर हम वन लाइनर फॉर्म में ही देंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलिए तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 13 अगस्त। इसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपके पुराने सेशंस के होंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और कुछ क्वेश्चन नए होंगे जो केवल वन लाइनर फॉर्म में आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा है। तो ये आपको पिछले सेशन में बता दिया गया था, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2021 में डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह किया जाएगा आपका कोलकाता में। ये भी आपके पुराने सेशन में हो चुका है क्वेश्चन, ये रिवीजन की वजह से डाले हैं ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो ये भी आपको बता दिया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आपको पता ही है, राजस्थान इसमें शीर्ष पर रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले हो चुके हैं, ये केवल रिवीजन के बेस पर लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इसरो ने GISAT एक मिशन को किस रॉकेट यान की सहायता से लॉन्च किया था? तो ये किया था आपका GSLV-10। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत है चौथे स्थान पर। अगला है, हाल ही में द हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग मैजिस्ट्रेट इम्प्लीमेंटेशन जारी की गई है। तो किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है आपकी नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रोमारो द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है इसका उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी है इसका कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। अब इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि क्या है ये योजना। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा में 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट कार्ड प्रदान करने के लिए घोषणा की है। यह योजना क्यों जारी की जा रही है? तो यह कार्ड राज्य में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत दिए जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना किस राज्य की है? और कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि जो स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? इसमें ऑप्शन आ जाए, पहला कथन हो जाएगा उड़ीसा द्वारा, दूसरा इसको बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत किया गया है, तीसरे कथन में इसका उद्देश्य दे देगा। तो ऐसे आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है और आपको लिखनी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के सभी नागरिकों को बिना परेशानी के गुणवत्तापूर्ण उपचार कराना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा, इसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज की सहायता मिलेगी। और ऐसा कार्ड जारी करने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 अगस्त 2021 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? ऑप्शन ए 70वीं, बी 72, सी 74 और डी 75। तो इसका आंसर होगा डी 75, 75वीं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो मार्च 1946 में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल यानी कि कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसको आप हिस्ट्री में और गहराई से जानोगे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्वतंत्र भारत के लिए एक रूपरेखा देने का सुझाव, मतलब स्वतंत्र भारत के लिए एक रूपरेखा तैयार करना, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन हुआ क्या, भारत का कोई भी समुदाय, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या अन्य कोई, किसी ने भी इसको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग रखते हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। इसी के चलते 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की गई। तभी इसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संकटग्रस्त ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्ग सारसों को जीपीएस ट्रैकर के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी राजस्थान, सी है आपका बिहार और डी है हिमाचल प्रदेश।
तो इसका आंसर है सी, बिहार। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य सारस्वत नहीं, सारस, इसका उद्देश्य सारसों का संरक्षण करना और उनकी गतिविधियों पर निगरानी करना है इसका मुख्य उद्देश्य। दूसरा, स्थानीय रूप से गरुड़ के नाम से जाना जाता है इन्हें। बिहार में स्थानीय रूप से इन्हें गरुड़ के नाम से जाना जाता है। बिहार के भागलपुर के कागदवा दियारा, भागलपुर का कदवा दियारा बाढ़ मैदानी क्षेत्र और असम और कंबोडिया के बाद दुनिया में ग्रेटर एडजुटेंट सारसों का तीसरा सबसे लोकप्रिय प्रजनन केंद्र है। पहला कौन सा है? असम का, दूसरा कंबोडिया का और तीसरा भागलपुर का कदवा दियारा। ठीक, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हाउस फ्रेश की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? तो यह है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इसको अभी हमने पीछे देखा था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर भारत और वहीं चौथे स्थान पर कौन रहा है? तो मंगोलिया रहा है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में चीन के झिंजियांग प्रांत का होटन शहर रहा है। तो टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 494 बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से आते हैं। अब जान लेते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? टका। प्रधानमंत्री, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। भारत बांग्लादेश के मध्य युद्ध अभ्यास कौन सा होता है? तो संप्रति होता है। बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ पर भारत व बांग्लादेश के मध्य एक तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस जिसका नाम था एक्सप्रेस शुरू की गई। इससे पहले दो कौन की गई थी? तो एक बंधन थी और एक मैत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में आयोजित होने वाली पहली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन ए है रूस, बी है जापान, सी अमेरिका, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। 2+2 वार्ता का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि दोनों देशों के दो मंत्रालयों से मंत्री, जैसे दोनों देशों के रक्षा मंत्री और दोनों देशों के विदेश मंत्री। तो 2+2, दोनों देशों के रक्षा मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया सितंबर 2021 में अपनी पहली 2+2 बैठक आयोजित करेंगे। ये 2021 की पहली 2+2 वार्ता होगी भारत की। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर सितंबर में भारत और इंडोनेशिया के दौरे पर आएंगे। अब जान लेते हैं भारतीय रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। और भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ये दोनों इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में पारसी नववर्ष का त्यौहार कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त, बी है 14 अगस्त, सी है 13 अगस्त और डी है 16 अगस्त। तो इसका आंसर होगा 16 अगस्त। इसके बारे में जान लेते हैं। तो नवरोज पारसी समुदाय का त्यौहार है जो फरवा दिन के पहले दिन मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 21 मार्च के आसपास बसंत विषुव में मनाया जाता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि भारत में क्यों ये 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। लेकिन भारतीय पारसी समुदाय क्या है? शहंशाही कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जिस कारण यह त्यौहार 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। नवरोज का त्यौहार पारसी राजा जमशेद के नाम पर रखा गया है। इन्होंने ही शहंशाही कैलेंडर बनाया था। शहंशाही कैलेंडर को बनाने का श्रेय किस पे है? तो राजा जमशेद। इस दिन पारसी समुदाय अग्नि मंदिर में जाकर अग्नि देवता की पूजा करता है, उन्हें फूल
अर्पित करते हैं। इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। थैंक यू फॉर